तो बहुत बहुत स्वागत है आज सभी का आपकी इस महामैराथन क्लास में, जहां मैं आज बात करने वाला हूं कुछ बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को लेकर के। तो सब लोग रेडी हैं, सब लोग तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सब लोग रेडी होंगे, सब लोग तैयार होंगे और आसानी से एकदम आतुर बैठे होंगे, चीख पुकार मच रही होगी कि सवाल कब आएगा। तो देर नहीं करेंगे, आपको इंतहा इंतजार की नहीं कराते हैं। पहला सवाल आपके सामने रखता हूं, और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाभ उठाओ। प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं मैं। पहला प्रश्न है, एक छात्र है, एक छात्र को एक संख्या में 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने संख्या में 8/17 से भाग कर दिया, तो उसका उत्तर उनसे 225 अधिक आया। वो संख्या क्या थी? सवाल बहुत सिंपल है। जल्दी से सेशन को लाइक करके और आगे भी शेयर करते रहें, जिससे कि और साथियों को भी मौका मिले। एक छात्र को एक संख्या में 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उस संख्या में 8/17 से भाग कर दिया, तो उसका उत्तर जो था वो 225 है। इसका मतलब क्या है, जो पहले आंसर आ रहा था उससे अभी उसका आंसर 225 ज्यादा आ गया। वो संख्या क्या है? चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन आपके सामने है, चाहूंगा जवाब मिलेगा तेजी के साथ, और तेजी के साथ अपने उत्तर को आप चुनाव करके मुझे बताएंगे तो दैट्स वेरी नाइस। और मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल बहुत अच्छे से आप आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। चलो मैं बता देता हूं, आप भी करना मैं भी करता हूं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखो, हमने माना वो संख्या a या x कुछ भी मान सकते हैं। हमने वो संख्या मानी x थी, यहां लिख लेते हैं। उसने कहा छात्र को उस संख्या में 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने क्या कर दिया? उसने ये काम ना करके उसने उस संख्या में 8/17 से भाग कर दिया, तो संख्या बन गई 17x/8, और यहां पर क्या बन गई संख्या? 8x/17। उसने बोला कि जब उस संख्या में ये काम किया तो इन दोनों का अंतर 225 था। यही तो मतलब है भाई, मीनिंग यही तो हुआ कि इन दोनों का जो मतलब था वो कितना है? वो 225 था। हो गया सवाल, यानी 17/8 माइनस 8x/17 किसके बराबर है? आपने कहा सर ये बराबर है 225 के। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करें? आपने इसका एलसीएम ले डाला, और एलसीएम ले डाला तो अब काम बन गया। 17 8 136 होते हैं ना, तो आपने इसका एलसीएम 136 ले लिया। अब क्या हुआ? 8 में 17, 17 में 17 की गुणा करेंगे 289 x, 17 में करेंगे 8 8 64 x इज इक्वल टू 225। यानी अब अगर मैं 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गया 2, 225 x इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाई 136, और x इज इक्वल टू व्हाट? 136 का डिवाइड कर दिया, इससे ये कट गया। 225 का डिवाइड कर दिया, इससे ये कट गया 225, तो यानी 136 वो संख्या थी। आसान सवाल था। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बीबा कहा सी है? हाँ बिल्कुल बीबा, एकदम आपने सही कहा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल जो आपके सामने मैं ला रहा हूं, ये एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में आ चुके हैं पहले भी, तो इन सवालों को हम धैर्यपूर्वक और तसल्लीपूर्वक समझते चलेंगे। एक और सवाल आपके सामने रखते हैं, ये रहा। बहुत बढ़िया, सबने सीखा है। चलो, बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल कहूंगा मैं इसको, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। 10वां सवाल है ये। चलो, खोखले बेलनाकार पाइप में धातु का आयतन 527 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। पाइप की मोटाई कितनी है? बड़ा सिंपल सवाल है। एक खोखला बेलनाकार आपके सामने बेलन रखा गया है, उसकी लंबाई के बारे में बात हो रही है। लंबाई दी हुई है, आपको इसकी रेडियस दी हुई है, बस आपको सवाल बताना है कि आपका सवाल क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं और आपसे जानते हैं सवाल की खूबसूरत बातें। पहले मैं समझा दूं, सवाल बेसिकली समझेंगे कैसे, मैं बता देता हूं। ये एक बेलन है, खोखला बेलन है, तो मैं इसको खोखला बना देता हूं। ऐसे दिख रहा है ना आपको? ये एक बेलन है, ठीक है। उसने कहा इस बेलनाकार की बात करते हैं। अब इसका एक और बाहरी आवरण है, ऐसे करके उसको समझ लेना भाई, ऐसे दिख रहा है। तो ये बेलन जो इस तरह का है। उसने बोला इस बेलन की जो हाइट है, यहां से यहां तक की जो एच है
वो कितना है, वो 14 है। और जो बाहरी त्रिज्या है, देखो दो तरह की त्रिज्या होती हैं, मैं इसको दूसरे कलर में समझाता हूँ। देखिए, एक रेडियस तो ये होती है जो आंतरिक त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की, जिसको आप छोटा वाला आर बोल देते हैं। एक होती है बाहरी रेडियस, जिसको आप बोलते हैं ये वाला आर, जिसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको हम कैपिटल आर बोल देते हैं। तो अगर हम बेलन की इस परत की बात करते हैं, जो परत की मोटाई है वो क्या होगी, कोई बता सकता है? देखो, इस पूरे आर में से अगर मैं ये वाला आर घटा दूं तो शायद आप तुरंत कह देंगे ये वाला आर मैं निकाल दूं, तो आप कहेंगे सर ये जो है इस बेलन की मोटाई बन जाएगी। तो आर माइनस आर क्या होगा, इस बेलन की जो परत है उसकी मोटाई आ जाएगी। मैं वीडियो नहीं रुका, वीडियो चल रहा है, मेडिटेशन वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वर्किंग। मैं भी देख रहा हूँ एकदम ओके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या करें, अब आपको पता है ना बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिज्याएं हैं, वैसे तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो होता है और h की मल्टीप्लाई कर दो तो पाई आर स्क्वायर h तो होता है, लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्याएं हैं और आपको उस मोटाई के बारे में बात करनी है। तो रेडियस क्या बनी, दैट इज पाई h इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला, क्योंकि इसका मुझे मोटाई को फाइंड आउट करना है। ओके, बराबर कितना दिया है, उसने बोला 527। हो गया सवाल। अब क्या करें, अगर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, इट विल बी 22/7 मल्टीप्लाई बाई 40 इंटू आर बड़ा वाला पता है आपको कितना था, 7 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, आपने कहा 527। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसको उधर भेज दे, तो ये क्या बना मेरे पास, ये बना 7 दूनी 14 कर दें, इसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो 2 बार कट गया। तो क्या बना 7 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 527 अपॉन 44। कोई प्रॉब्लम, जहां जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो कि सर ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। 572, ओहो एक मिनट, इट्स 570, इसको 572 करने गलत लिखा है भाई, ये तो बनेगा ही नहीं ऐसे, इट्स 572। अब ठीक है, क्योंकि ये 572 मिसप्रिंट हो गया दोस्तों टाइपिंग में, ये 572 है, क्योंकि 22 से 44 तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं बनेगा फिर ऐसे। तो डिवाइड कर दें, जब आपने 5 और 11 से काटा, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, बचे 2, 11 दूनी 22 और 4 से डिवाइड किया तो 13 चौके 52, यानी 7 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस का आर स्क्वायर 13 माइनस का 49, 49 होते हैं ना, तो माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9 में से 3 गए 6, 36 माइनस का, तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर क्या हुआ 36 का स्क्वायर रूट दैट इज 6। तो अब इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो 6 है, तो मोटाई कितनी हुई, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू मोटाई, तो 7 माइनस 6 बराबर 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं है, यानी इसकी जो मोटाई है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं दोस्तों, तो ये मत सोचना, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पढ़ने की कोशिश करो, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको होगी। समझ में ना आ रहा तो फिर से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड इवनिंग, इट्स ए, अगर समझ में ना फिर से बताऊं, आप कहें तो फिर से बता देता हूं। ओके, रिपीट करना चाहते हैं कि समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, सबने कहा ए ऑप्शन है, क्लियर है ना सभी को? आगे बढ़े, वन मोर क्वेश्चन, मेडिटेशन द आंसर विल बी 1 नॉट 7/2। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। अगर आपको लगता है सवाल प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। एक और, ओह बहुत ही खूबसूरत सवाल आ रहे हैं आज तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है। यदि x बराबर √3 प्लस √2 हो तो x³ माइनस 1 अपॉन x³ का वैल्यू बता दो। देखते हैं क्या जवाब मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर वैल्यू लिखिए, आप इसका मुझे आंसर बता दो, तो व्हाट विल बी योर आंसर? यदि x बराबर √3 प्लस √2 है तो सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है, मे भी ज़्यादा हो जाए और आपको सवाल थोड़ा सा टिपिकल आ जाए। क्वेश्चन आपके सामने है, 10√2, 14√2, 22√2 और 8√2। चलिए तो मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि आप ऐसे सवाल मत समझना कि x + 1 अपॉन x बराबर ये, तो x² + 1 अपॉन x² का वैल्यू बताओ। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो समझने की कोशिश करेंगे। चलो, यहाँ लिखा x, तो मैंने क्या काम किया, मैंने x का क्यूब कर दिया, ये क्या बनेगा
√3 प्लस √2 का क्यूब, यही होगा ना। तो आपको तो शायद फॉर्मूला पता होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, ये होता ना फॉर्मूला। अगर मैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब क्या करिए, क्या हो गया, जब 3 का √3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इस रूट से तो रूट कट जाएगा, 2 का हो गया, तो 3√3 आया। तो मैं लिख दूं इसको, इट्स 3√3 प्लस इसके होगा 2√3। आगे क्या बना, अब देखो √3 इंटू √2 लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, आपने कहा मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3√6 इंटू √3 प्लस √2। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई आगे भी कर देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको सवाल एक एक क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स सी। तो आगे बढ़े, आपने कहा ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। देखो जब √6 की मल्टीप्लाई √3 हुई तो 6 × 18, तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप बार बार मुझे कहोगे सर समझ नहीं आ रहा है स्टेप। 2√3 प्लस, देखो इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे तो 3 इंटू 6 और 3 18, इसकी करेंगे तो 3 √6 दूनी 12। अब इस √18 को मैं ओपन कर रहा हूँ, इधर दिखाता हूँ। √18 को अगर मैं ओपन करता हूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा ना, 3 बाहर निकल गया, तो कितना हो जाएगा 3√2। अब मैं इधर लिख देता हूँ, तो इसके अंदर क्या हुआ 3√3 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस, जब इसके करा तो ये क्या हो जाएगा 12 का, देखो तो 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 × 12, 2√3। इधर मैं कर रहा हूँ साथ साथ में कैलकुलेशन, तो 2√3 ये आ गए ना, तो मैं पुट कर दिया 2√3, तो 3 गुणा 2√3। क्लियर है, पहली में प्रॉब्लम होगा, उसके बाद ये एकदम आसान हो जाएगा। चलो तो क्या देखें, देखो √3 तो 5√3 हो गया प्लस 3 × 9 √2 प्लस 6√2, ये क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 9 और 6 15√2, यही आएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज मुझे बता दें, जिससे कि फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक मिनट, नो वेट वेट, ये माफ करना √2 था, इसको मैं √2 दूनी 4, सॉरी माफ कीजिएगा, ऐसे ये √2 है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे ये वाला स्टेप हटाना पड़ेगा एक बार, जिससे कि आपका सवाल आसानी से गड़बड़ हो जाएगा ये। अब ठीक है, हाँ 2√2, वो 2√2 है, कर दिया है मैंने, हाँ वो थोड़ा सा इसको मैंने 3 लिख दिया था, वो कर दिया है। ओके, कहाँ गया सवाल, वो कर दिया मैंने चेंज, दैट इज 2√2, ये 2√2 रहेगा। अब क्या करें, बाकी सब ठीक है। तो देखो 3√3 और 6√3, तो 9√3 हो गया ना, प्लस 9 और 2 11√2, अभी ठीक है। तो ये हमारा मिला, हाँ समझ में आया। तो 9√3 और क्या मिला आपको, दैट इज प्लस 11√2। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करें, अब आगे की बात करते हैं। अब 9√3 प्लस 11√2 आपको मिल गया, ये x का वैल्यू है, x क्यूब का। अगर मैं इसको बोलूं 1/x³ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9√3 प्लस का 11√2। अब आपको दोनों वैल्यू पता है, आप दोनों को घटाना ही तो इधर लिख देते हैं आप, 9√3 प्लस 11√2 माइनस का 1/9√3 प्लस 11√2। अब ये सवाल ऐसे बन गया। अब क्या करें, अब ये क्या बना, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं तो इट विल गिव यू 9√3 प्लस 11√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/9√3 प्लस 11√2। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेशन। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है,
देखो इन सवालों की, इस सवाल को या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप x प्लस 1/x करना ऐसे ही पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे x माइनस 1/x बनाना, तब इसको 3p से करेंगे, तब भी वही रूल पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो √3 प्लस 2 माइनस 1/√3 माइनस 2 से बनाना पड़ेगा, तब भी वही करना है। अब चाहे ऐसे करो वैसे करो, करना वही पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं। इसके अलावा इसका कोई और दूसरा रास्ता अभी नहीं बना है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो प्लीज राइट एंड अंडरस्टैंड द टास्क। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, अब हमने इसका 1/, जब निकाला तो हमें आज मिल गया वैल्यू, बस अब तो सवाल तो करना है। अब क्या करें? अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो चाहे तो इसको सॉल्व कर लो यहीं पर आप, या आप ऐसे कर लो, चॉइस आपकी है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, 9√3 मल्टीप्लाई बाई 11√2 माइनस माइनस की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या करने के लिए, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किस लिए करते हैं, जिससे कि ये वैल्यू हमारी आसानी से कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, आपने कहा 9√3 a प्लस बी a माइनस बी, तो 981 प्लस का माइनस का या 121 दैट इज 22, तो ये 22√2 आपको देगा। गुड इवनिंग निधि, कैसी है? अभी क्लियर समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर? कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, या फिर आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9×81 a², इधर तो मेरा फोटो आ रहा है, इधर से हटा दूं अगर आप कहें तो, सवाल थोड़े से बड़े हैं आज, तो इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिख जाए। हमने काम किया ओके, हमने इसको 9√3 का जब होल स्क्वायर किया, इट विल गिव यू 9×81 प्लस का और मल्टीप्लाई 3, तो 3 एकम 3 अट्ठे 24, 243 तो ये हो गया, प्लस 11 121 दूनी 242 ये हो गया, माइनस आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा स्किप करना अच्छा होगा, नहीं आप कर सकते हैं ओके। तो एक टास्क है, इस सभी को आप सॉल्व कंटिन्यू करेंगे आगे जैसे मैंने स्टेप बताए हैं, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर देंगे ओके। अब स्किप करने को बोलो तो मैं स्किप कर देता हूं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ लेता हूं, लेकिन आगे इसको मल्टीप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है और मुझे चाहिए आपसे आंसर। एक और सवाल, चलो एक खूबसूरत सवाल है, देखते हैं इसको कौन करेगा। तो बड़ा आसान सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पेपर 2 में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इन पेपर 2 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अलजेब्रा का सवाल है, यदि 2a-3 का स्क्वायर प्लस 3b-4 का होल स्क्वायर प्लस 6c-1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो आपको इसका वैल्यू बताना है ओके। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ऐसे सवाल थोड़े से टिपिकल तो होते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर वे में आप इनको कर सकते हैं। ये काफी खूबसूरत सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल पर आप जवाब अच्छे से प्रतिक्रिया करके देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सवाल बड़ा ही आसान, उम्मीद कि दुनिया कायम और हम भी आप पर कायम कि आपका सवाल हमें बहुत अच्छे से मिलेगा ओके। चलो मैं डी 3 ऑप्शन बताया जा रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 यानी 4 ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ओके। देख लेते हैं, देखो पहले इन सवालों को करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की बात करोगे तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लमिस्टिक क्या करेगा, क्योंकि आपको इनके फॉर्मूले ओपन करने पड़ेंगे और आप इनको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कैसे करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू जो है ना 0 के बराबर आ जाए। वो कैसे आएगी, यानी अब मुझे a का वैल्यू ऐसा पुट करना है इसमें जिससे कि ये 0 बन जाए, मुझे b का वैल्यू ऐसा पुट करना जो कि ये 0 बन जाए, और मुझे c का वैल्यू ऐसा पुट करना कि ये 0 बन जाए, तो सब 0 हो जाएगा। बस यही दिमाग में रखना है। मैं कर चुका हूं प्लेलिस्ट, मैं तो आपको मैं शेयर कर चुका हूं, मैं तो 2 प्लेलिस्ट आपको शेयर कर चुका हूं, आपको नहीं मिली तो मैंने किसको शेयर कर दिया, मैंने तो प्लेलिस्ट शेयर किया दोनों, फिर कर देता हूं डोंट वरी। चलो तो 2a-3 का स्क्वायर प्लस 3b-4 का स्क्वायर, तो अगर मुझे देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं 2a-3 बराबर, देखते रहो मैंने कहा 0 है, पुट करके बता देता हूं, तो 2a = 3, a = 3/2, यानी अगर आप इसमें 3/2 पुट कर दें तो 0 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, देखो 2 ×
3/2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 3 0 बन गया ना। तो मैं ऐसी ही संख्याओं को पुट करके दिखाऊंगा आपको और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने इसमें एक ही जगह पुट क्या किया 2/3। जैसे ही मैंने इसमें 3/2 पुट किया तो आपका आंसर आपके समक्ष आ गया। मैंने इसमें पुट क्या कर दिया, दैट इज 3/2। देखो 3/2 पुट करोगे तो सवाल मेरा हो जाएगा ना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 0 बन जाएगा। ऐसे ही मैंने b का वैल्यू क्या पुट करूं, मैंने कहा माइनस का 4/3। क्यों किया मैंने माइनस का 4/3? अब देखो अगर मैं यहां पर प्लस का 4/3 पुट करता हूं, सॉरी 4/3, तो क्या होगा 3 × 4/3 माइनस का 4, तो ये भी 0 हो जाएगा। c का वैल्यू मैंने पुट किया इसमें 1/6। अगर मैं 1/6 पुट करता हूं, देखो 6 गुना 1/6 माइनस 6 कट गया तो बराबर 0। तो यानी ए बी सी के वैल्यू आपको तुरंत मिल गए। ए का वैल्यू 3/2 है, बी का वैल्यू आपको पता लग गया है कितना है, सी का वैल्यू भी आपको पता नहीं। ए बी सी का वैल्यू पता लगा, ए का वैल्यू कितना 3/2, बी का वैल्यू आपको पता लगा कितना है, ये भी पता लगा, सी का वैल्यू पता लगा। यानी आपको सारे वैल्यूज पता लग चुके हैं इस समय। ओके, अब क्या करें, अब बात आती है आगे। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी को ऐड करो तो क्या होगा 3/2 प्लस 4/3 प्लस 1/6, तो क्या बनेगा, इसे हम 6 ले लें इसका, तो 6 2 3 9 4 2 8 प्लस 6, तो ये आपके सामने बन जाएगा। 9 और 6 15 और 8 23, 2 3 6 3 3 9 3 2 6 4 2 8 6 कम 6 1, तो 9 और 1 10 और 8 18/6, तो आपको वैल्यू कितना मिला 3। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, दैट इज 3। ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया है, ठीक है ना। लेकिन मुझे किसका चाहिए, मुझे तो कुछ ज्यादा बड़ा वैल्यू चाहिए ना। हाँ, लेकिन अब सवाल को समझना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर प्लस कर देता, सवाल भी है मेरा माइनस की जगह, ये मेरा प्लस सवाल है, वैसे ये प्लस लिखा हुआ है ऐसे, तो मेरी वैल्यूज क्या होती, आपने सर वैल्यूज बदल जाती है हमारी। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं जरा, जिससे कि आपका सवाल मैं और भी इजी करा पाऊं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, ओके, तो इसका मैं कितना वैल्यू पुट करता हूं, मैं माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 1/6। अब इसको करते हैं, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को करूं तो क्या होगा 3/2 माइनस का 4/3 माइनस का 1/6, तो 6 इसका एलसीएम आया, 2 3 6 3 3 9 माइनस का 8 माइनस का 1, तो कितना हुआ 9 माइनस का 9 0/6, तो 0। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 आता है, ठीक है। तो यहां पर प्लस में 3 आया है, माइनस में मेरा 0 आया है। हाँ, a = 1 b = 1, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, मेडिटेशन चॉइस इज योर्स। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। ऐसे भी कर सकते थे आप, भाई एक ही जगह आप पुट कर दे, माइनस का नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे हम कर रहे हैं मेडिटेशन राइट वन। तो a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 आया। अब बात जानते हैं, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ a³ प्लस b³ प्लस c³ का, तो शायद आपको पता होगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू क्या होता है, आपने कहा ये होता है a प्लस बी प्लस सी और प्लस का 3abc। अगर मैं इसको पूरा a प्लस बी प्लस बी का क्यूब करता हूं, तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा 0 है, तो ये जो मेरा वैल्यू है ना प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो मेरा बन जाएगा 3abc। ठीक है, अब हम पुट करते हैं अपनी वैल्यू के बारे में। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ तो मेरा यहाँ दिया था, जो मेरे सामने क्या आया, मैंने अभी कहा 3abc, मैंने अभी बताया आपको, तो 3abc तो यहाँ पर आ गया, माइनस का 3abc ये हो गया, अपॉन मेरा a³ प्लस b³ प्लस c³ हो गया। अब देखो 3abc में से 3abc घटाएं तो 0 ना आएगा, तो 0/3abc जो आपको 0 आंसर देगा। तो इसका अगर ये आंसर क्या होगा, दैट विल बी 0। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब आपने सही कहा है, इट वुड बी 0। तो ऐसे सवालों में अगर माइनस है तो क्या करना है, प्लस है तो क्या करना है, आई थिंक आपको एक एक
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हम कैसे वैल्यूज को निकालते हैं। इन सवालों में आपको सबसे मेन टास्क है कि आप वैल्यूज को सबसे पहले पकड़ें और उसको सवाल को सॉल्व करें। बहुत बढ़िया। सवाल थोड़े ज्यादा भारी तो नहीं लग रहे हैं, चलो आसान। एक और चलो, 1740 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 बराबर बी के 0.6 बराबर सी का 0.75 है। तदनुसार सी को कितने रुपए मिलेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल थोड़ा सा रेशो का है, थोड़ा सा आपको जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब दें। प्रश्न आपके सामने है कि भाई ए का 0.5% बी के 0.6% के बराबर है, बराबर सी के 0.75 के बराबर है। तीनों बराबर है, लेकिन लिखा हुआ वैल्यू क्या है ये आपको पता है। अब मुझे बताना है कि ए बी सी के में जो हमारा सी को मिला है वो कितने रुपए मिले हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 580, 696, 348 या 464। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल थोड़े से भयंकर हैं, थोड़े से भारी हैं, मैं पहले ही बता चुका था आपको और मैंने कमेंट में भी किया था। क्वेश्चन सब थोड़े से नेक्स्ट लेवल के होंगे, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम क्यों ना अच्छी प्रिपरेशन करें जिससे कि हमारा फायदा ज़्यादा हो। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो, समझने की कोशिश करना। सवाल बहुत ईजी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा आपके लिए हेल्प कर देता हूँ। उसने बोला ए का 0.5, बी के 0.6 और सी के 0.75 के बराबर है। ये सवाल है। अगर मैं इनका दशमलव हटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इनको दशमलव से पूरा कंप्लीट करूं तो क्या होगा? a गुणा 5/10। भाई अगर मैं 0.5 का दशमलव हटाऊं तो 5/10 ही तो आएगा। ये क्या हो जाएगा? b गुणा 6/10। ये क्या हो जाएगा? c गुणा 75/100। यही आएगा ना? दिन में भी करा देता हूँ, डोंट वरी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसको डिवाइड करते हैं। ये क्या हुआ? आपने कहा 1/2, 3/5। ये क्या हुआ? 25 3 75, 25 3400। तो ये मुझे कुछ इस तरह से मिला, a/2 इज इक्वल टू b इंटू 3/5 इज इक्वल टू c इंटू 3/4। शायद आपको पता हो कि अगर रेशोज बराबर होते हैं, अगर कोई वैल्यूज बराबर होती हैं, तो ए बी सी के नीचे जो वैल्यू होता है ना, वही उसका रेशो बन जाता है। शायद आपको पता हो। अगर आपको ये याद है कि अगर मैं लिखूं कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, या मैं लिखा a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो ये a और b और c के रेशो ही लिखे हैं नीचे, है ना। तो मैंने वही काम किया, मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करता हूँ। मैंने a को लिखा 1/2, इसको क्या लिखा मैंने? इसको मैं लिख सकता हूँ b/5/3, क्योंकि जब 3 ऊपर जाएगा तो 3 की गुणा हो जाएगी ना, और c/4/3 ऐसे कर सकते हैं ना। भाई बात तो वही है ना। अगर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे इसमें, तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 वैल्यू वही आएगा। तो मुझे रेशो मिल गए। रेशो क्या मिला? a का रेशो तो 2 मिला। अगर मैं a रेशो b रेशो c की बात करूँ तो a का रेशो कितना? 2, b का रेशो कितना? 5/3 और c का रेशो कितना? 4/3। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 3, तो क्या होगा? आपने कहा 3 एलसीएम लिया, इधर दिखा देता हूँ, 3 एलसीएम लिया, यहाँ क्या होगा? 3 दूनी 6 रेशो 5 रेशो 4। बिल्कुल सही कहा आपने, मेडिटेशन, बहुत बढ़िया। तो राइट, इसका रेशो क्या हुआ? अब मैं सबको हटा रहा हूँ। ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा सबको। मैं इसको सबको एलिमिनेट कर रहा हूँ, जल्दी से करिएगा। एलिमिनेट कर दूंगा इसके नो। ओके, तो रेशो मिला 6 5 4, यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग सवाल क्या हुआ कि a रेशो b रेशो c कितना है? 6:5:4। और शायद अब आपको 1740 रुपए को बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर सकते हैं ना? तो क्या करेंगे? 1740 गुना c का शेयर था 4, और टोटल देखिए 6 और 4 2 5 15, 15 से डिवाइड कर दें। 15 एकम 15 24, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, 464 रुपए उसका टोटल जो है मिलेंगे। क्लियर है? सवाल थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा मतलब गंभीर मुद्रा में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गंभीर मुद्रा को भी आसान मुद्रा में लाएंगे जब आप लगातार पढ़ेंगे, तो ये सवाल आपको आसानी से हो जाएंगे। तो एक और इसी तरह का जैसे कहते हैं ना, रोज
रोचक सवाल, रोमांचक प्रश्न आपके सामने रखता हूं। उम्मीद करता हूं ये रोमांचक सवाल भी आपको बहुत अच्छे से उत्तर देकर जाएगा। ओके चलो, तो रोमांचक सवाल के लिए तैयार हो? कह रहे हो सर ऐसे कैसे रोमांचक सर, आज तो सवाल ही मुश्किल हो रहे हैं, आज सारे सवाल गलत होते जा रहे हैं, है ना। चलो एक और, मैंने कहा था थोड़ा सा टफ किया है। चलो देखते हैं। 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है। पहली और अंतिम संख्या का औसत 4 है, तो उन तीनों संख्याओं का औसत किसके बराबर है? 3 numbers are such that the average of first 2 numbers is 2 and the last 2 numbers is 3 and the average of first and last number is 4. Then what is the average of those 3 numbers? Yes, जवाब देखेंगे क्या मिलेगा। सवाल आपके सामने है, पानी पिया है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। उम्मीद है आपका जवाब मुझे अच्छा सा मिलेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। वैसे बाकी तो आप पर डिपेंड है कि आप क्या बताते हैं। ओके चलो मैं बता देता हूं। मैंने माना 3 संख्या कौन कौन सी हैं, वो ए, बी और सी हैं। ओके, वो 3 नंबर कौन कौन से हैं? ए, बी और सी हैं। 3 संख्याएं हैं जो ए बी सी मैंने मानी है। उसने बोला 3 संख्या ऐसी कि पहली 2 संख्याओं का यानी इन दोनों का औसत, यानी ए प्लस बी का औसत क्या है? अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 है। ये तो बोला उसने। अंतिम 2 संख्या कौन सी? बी और सी। तो बी और सी का औसत कितना है? उसने कहा 3 है, तो 2 बराबर 3। उसने कहा अंतिम संख्या और पहली संख्या ए और सी का औसत कितना है? 2 संख्याओं का औसत 4 है। ये बात समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये लिख कर दे दिया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू निकालूं। अगर मैं आपसे बात करूं कभी ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ए प्लस बी बराबर 2 दूनी 4 है, बी प्लस सी बराबर 2 तिया 6 है, सी प्लस ए कितना? वो 8 है। अगर मैं सबको जोड़ दूं, अगर मैं सबको ऐड कर दूं, चलो ऐड करके देखते हैं क्या आता है। आपने कहा ऐड कर दो, तो मैंने देखा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना? उसने कहा 4 प्लस 6 प्लस 8, है ना। अब क्या करें? सबको जोड़ें। आपने कहा जोड़ दो, तो क्या करें? एक के 2 ए प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना हुआ? 18। और आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 इज इक्वल टू 18, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 18 अपॉन 2 दैट इज 9। तो यानी a b और c अगर तीनों को जोड़ें तो 9 आता है। ये तीनों का योग है। और किसी संख्या का औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। अब संख्या कितनी है? अगर मैं इस 3 संख्याओं का औसत निकालूं तो कुल योग कितना है? 9। कुल संख्या कितनी है? 3। डिवाइड कर दें, दैट इज 3। तो उन तीनों संख्याओं का जो औसत होगा वो 3 होगा, जबकि उनका योग जो होगा वो 9 होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये तो आसान था, इसमें तो आनंद आया, है ना सर। इसमें तो कुछ अच्छा सा लगा, फीलिंग बेटर। पहले वाले सवाल तो पता नहीं कहाँ से लाए आप निकाल के, समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक और सवाल, अब की और एक आसान सवाल देता हूँ, उसको देखते हैं उस सवाल को कैसे करते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू रेडी ना? ओके लेट्स स्टार्ट। एक और सवाल, यदि किसी बस की चाल किसी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, कोई बस थी, उसकी जो चाल थी सामान्य वो चल रही होगी अपनी चाल से, अगर मैं उसकी चाल को 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दूं, प्रति घंटे ज़्यादा बढ़ा दूं, तो ये 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे समय कम लगाती है। तो 5 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में पहले जो समय लगाती थी अब वो 2 घंटे कम लगाती है। अब आपको बताना है बस की चाल क्या है, सामान्य चाल क्या है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो देख लेते हैं, मैं इसको बेसिक से समझा देता हूँ। यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5, तो पहले हमने माना जो बस की चाल है वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर कर रही थी, जो 300 किलोमीटर है, डिस्टेंस सेम है। मैंने माना बस की जो चाल है वो x किलोमीटर है, उसमें 2 घंटे लगाए ना, तो यानी उसका मतलब क्या है,
जब बस अपनी सामान्य चाल से चल रही थी, जब अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, उसमें लगने वाला समय, और जब बस की चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, उसमें लगने वाला समय का अंतर 2 घंटे है। यही तो मतलब हुआ, उसका यही तो हुआ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं बोलूं बस की सामान्य चाल में कितना समय लगा होगा, आपने कहा सर दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितनी है 300। तो अगर मैं t1 की बात करता हूं, जो t टाइम लगा बस को, तो 300 बटा x लगा। अच्छा, अगर आपने इस चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दी तो x में अपने 5 और जोड़ दिया, अब कितना समय लगा होगा? आपने बोला सर अब जो समय लगा होगा 300 मीटर की डिस्टेंस की स्पीड होगी x + 5। अब क्या हुआ, यानी पहले वाला जो समय था वो 300 बटा x था, बाद वाला समय जो था वो 300 बटा x + 5 था। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों टाइम को घटाऊं तो 2 घंटे आना चाहिए, यही तो मतलब है। अगर मैं इन दोनों टाइम्स को घटा दूं तो मेरा कितना आना चाहिए? आपने कहा सर 2 घंटे आना चाहिए, तो मैंने इन दोनों को टाइम्स को घटा दिया, है ना। चलो देख लेते हैं अब इन दोनों टाइम को घटाने के बाद मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी। तो मैंने किया भाई t2 - t1 = 2 घंटे है, ये जो सवाल है। अब देखो 300 बटा x + 5 माइनस 300 बटा x बराबर 2 हो गया, बस हो गया सवाल। अब तो x × x + 5 आपका एलसीएम आया, इसको डिवाइड किया तो 300x, तो ये बन गया। x से x कट गया, ये क्या होगा, जब 300 की गुणा हुई तो माइनस का 100, x से x कट गया 300x, और माइनस का 1500। भाई जब इसको 5 दिया 1500 हो गया ना, बराबर 2। अब देखो 300 से 300 कट गया, क्या बचा? ये बचा 1500 बटा x × x + 5 बराबर 2। इसको मैं उधर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x × x + 5 बराबर 750। ओके, अब देखो x² + 5x - 750 बराबर 0। तो अब आपको ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसकी गुणा करो तो 25 × 75 होते हैं, 25 और 30 आ सकता है। 25 30 का डिफरेंस कितना होता है? 5 होता है। तो मैं इसको लिख दूं x² + 30x माइनस का 25x माइनस का 750 बराबर 0। बस आपने x कॉमन निकाला तो x प्लस का 30, यहाँ से आपने 25 बाहर निकाला, x प्लस का 30, यानी क्या हुआ, x प्लस का 30 और x माइनस का 25 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 30 और x बराबर 25। क्योंकि चाल नेगेटिव नहीं होती, चाल नेगेटिव नहीं होती, चाल हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप पुट कर सकते हैं दैट इज 25। तो 25 किलोमीटर, ये तो था बेसिक तरीका जिससे आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब बेसिक के बाद अगर आपको सीधा ऑप्शन से उठाने की बात की जाए तो आप कैसे करोगे? अगर मैं सीधा ऑप्शन से उठाने की बात करूं तब कैसे करोगे? तो देखो सिंपल सी थ्योरी है, इसको तो मैं हटा रहा हूं, तो समझ में आया होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। देखो तब कैसे करेंगे, एक बस की चाल थी, देखो 300 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर रही थी, मैंने पहला ऑप्शन लिया। अगर मैं 300 किलोमीटर में 25 का डिवाइड करता हूँ तो 6 घंटे लगते हैं। ये बात समझ में आ गई? मैं 300 में 25 का डिवाइड कर 6 घंटे लगे, कुछ नहीं किया मैंने। उसने बोला अगर बस की चाल 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो बस की चाल कितनी होगी दूसरे केस में? 25 + 5 30, तो घंटे कितने लगे? भाई पहले चाल थी 25 को 25 6 दूनी 12 घंटे, माफ कीजिएगा 12। अगर तीसरे तो 10 घंटे। तो देखो क्या हुआ आगे ना, कि पहली वाली चाल से 12 घंटे लग रहे थे, दूसरी वाली चाल से 10 घंटे लग रहे थे। अगर दोनों चालों का अंतर देखा जाए 2 घंटे कम लगे ना, तो यही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 30 को देखो लेके करता हूं मैं, अगर मैं 300 की बात करता हूं, 300 में 30 का डिवाइड किया तो पहली वाली चाल से लग रहे थे उसको 10 घंटा, आपने चाल को बढ़ा दिया 300 बटा 35 हो गया, अब नहीं आएगा यहाँ पर 8 घंटा कभी भी। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को, और बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको बेसिक से बताया वैसे भी कर सकते थे। और इसके बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए कि इन सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, यू कैन फॉलो मी, और मैं आपको एक एक स्टेप एक एक चैप्टर को डिटेल में बाय मेथड करा दूंगा। एक और सवाल, 3 के
तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होंगे, यानी द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 3 number is 99. These will be what? ये मल्टीपल जो होंगे वो क्या होंगे? इसको तो बता दो, तो बड़ा आसान है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो आसान है, इसको बताने में शायद आपको समस्या ना आए और आपका आसानी से जवाब मुझे मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्या ए ऑप्शन दिया जा रहा है? ओके, 3 के 3 गुणज हैं जिनका टोटल 99 है। अब आपको यह बताना है कि वो 3 के 3 गुणज जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। हालांकि सारे ही एक जैसे हैं, लेकिन आप समझ लो 3 के 3 गुणज वो भी क्रमागत लगातार। पहली बार तो समझो इसका मीनिंग क्या है। 3 के डिफरेंस से लगातार 3 नंबर कौन से हैं। अब देखो 24 के बाद 33 लगातार नहीं है, 32 से 33 34 से 3 के मल्टीपल नहीं है, 32 के आगे 3 का मल्टीपल नहीं है, वो 1 का डिफरेंस है, तो 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी गलत है। इसको देखो 30 में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे तो आंसर यही था, ऑप्शन नंबर सी। ये 3 क्रमागत गुणज नहीं है, 3 के 3 क्रमागत गुणज है, यानी 3 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप गलत कर दोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या होगी x + 3 और x + 6, यही तो होगी। अगर मैं 3 के 3 मल्टीपल की बात करता हूँ तो यही नंबर तो आएंगे भाई। पहला नंबर 3x, दूसरा नंबर 3x + 3, क्योंकि 3 के मल्टीपल है 3x + 6। क्लियर है। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो 3 3 6 3 9x + 9 बराबर 99 आना चाहिए। तो 9x = 90, x = 10, है ना। तो पहला वाला गुणन क्या हो जाएगा 3 × 30, x का वैल्यू 10 है ना, दूसरा क्या हो जाएगा 30 और 3 33। तो आप सवाल को बस समझने की कोशिश करें। अगर आप प्रश्न को समझ लेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा कि इसमें यही तो कंफ्यूजन है कि वो क्रमागत क्या है, वो 3 के हैं, यानी सम ऑफ 3 consecutive multiple of 3, तीनों ही 3 के मल्टीपल हैं। तो 32 3 का मल्टीपल नहीं होता, नहीं 34 3 का मल्टीपल होता है। ओके, समझ में आया। एक और अच्छा सा सवाल, चलो। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, तो 2 से ही 1/3 घंटे पढ़कर वो सो जाती है, तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, यदि वह किताब को 2 से ही 1/3 घंटे में पढ़कर सो जाती है, तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, सब 7/15। देखो समझ लो, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ देती है 1 घंटे में, तो भाई 2 3 6 और 7/3 घंटे में वो कितना पढ़ लेगी भाई। 2 3 6 7/3 घंटे में, जब वो 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है, तो वो 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी, आपने गुणा कर दिया 1/5 की, तो 7/15 भाग पढ़ती है। तो वो इतने घंटे में 7/15 भाग पढ़ के सो गई। उसमें कितना भाग शेष है, तो बस 15 में से 7 तो पढ़ लिए, कितने बचे 8 भाग बचे ना। तो राइट ऑप्शन होगा ए, ना कि बी। तो आपने गलत जवाब कर दिया दोस्तों। यही तो बस थोड़ी थोड़ी सी आप गलती करते हैं, इसी वजह से आपके सवाल गलत हो जाते हैं। बाकी कोई और दिक्कत नहीं है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। बस यही टेंशन है कि आप जब सवाल को करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि 7/15 तो पढ़ के सो गई। सवाल में पूछा कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है, रिमेनिंग पार्ट कितना है, तो
आप एक भाग में से 7/15 निकालेंगे तब भी आपको 8/15 ही मिलेगा। तो राइट ऑप्शन था 8/15, ना कि 7/15। क्लियर है? हाँ रुचि, वेरी गुड, बढ़िया। आज नेट स्लो है, ओके कोई बात नहीं, नेट तो चलता रहता है, ये तो नेट की कहानी है, कभी कम कभी ज़्यादा, उसकी कोई टेंशन नहीं। चलो एक और सवाल खूबसूरत सा, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सब लोग रेडी रहना। चलो, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहेगा? शुक्रवार, शनिवार, सॉरी रविवार, बुधवार या शनिवार? तो देखते हैं आपका जवाब क्या है। बहुत ही कूल सवाल है और मैंने कैलेंडर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कैलेंडर को कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं आपके जवाब मुझे अच्छे से मिलेंगे और अच्छे से आएंगे। ओके, लेट्स सी। फ्राइडे सबसे मुझे तेज आंसर मिला है, फ्राइडे। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने फ्राइडे मुझे बोला है एक मेडिटेशन ने। ओके बढ़िया, चलो इसके मीनिंग समझ लो। देखो याद रखिएगा, मैं कुछ आपको चीज बताना चाह रहा हूं, उसको समझिएगा। क्या चल रहा है? ओके समझिएगा, वर्ष 2003 का। अब पहले समझो, अगर साधारण वर्ष की मैं बात करता हूं, साधारण वर्ष की मैं बात करता हूं, तो साधारण वर्ष, ओके, अगर मैं साधारण वर्ष की बात करता हूं तो साधारण वर्ष की क्या खूबसूरत बात है, वो जिस दिन शुरू होगा उसी दिन समाप्त होगा। यानी साधारण वर्ष जिसके अंदर 365 दिन होते हैं, वो जिस दिन शुरू होगा वो उस दिन खत्म हो। जैसे 2003 था, 2003 लीप वर्ष नहीं है, अगर वो पहले दिन उसका बुधवार था तो 31 दिसंबर 2003 को भी वेंसडे ही होगा। ये बात समझ में आ गई? पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा उससे नेक्स्ट डे खत्म होगा। जैसे अब जैसे आप 31 दिसंबर 2003 को बुधवार आया तो आपने कहा 1 जनवरी 2004 को क्या हो गया? आपने कहा बृहस्पतिवार, है ना? अब जनवरी को, अब मुझे बताओ, अगर वो 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार हो गया क्योंकि यहां तो बुधवार था, तो मुझे बताओ ये वाला दिन कौन सा होगा? 2004 लीप वर्ष है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 2004 एक लीप वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष कौन सा होता है जिसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन की होती है, उसमें 4 से डिवाइड करते हैं वर्ष में, अगर वो कट जाता है तो लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे नेक्स्ट डे खत्म होता है। तो 2004 31 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा? आपने कहा शुक्रवार। लेकिन बात हो रही है वर्ष 2005 का अंतिम दिन, है ना? अब क्या करें? अब शुक्रवार तो यह आया, अब यानी 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार से क्या आ गए? शनिवार पर आ गए। और मैंने कहा साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उस दिन खत्म होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? दैट इज सैटरडे। क्लियर है? बस 2 चीज याद रख लो, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होगा, 2003 का पहला दिन बुध है तो 31 दिसंबर को बुध होगा, 1 जनवरी को बृहस्पति हो गया, तो 31 दिसंबर को अगला दिन शुक्रवार हो गया क्योंकि वो लीप वर्ष था। और 1 जनवरी को कितना हुआ? ऐसे। अभी मैंने, हाँ, इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ, इसे तो निधि समझा रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को प्रॉब्लम हो तो ये 2000 का जो दिन था वो शनिवार था, याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके लिए आपको कैलेंडर को समझना होगा, और जब आप कैलेंडर को समझ जाएंगे यू विल गेट द एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। आप कभी गलती नहीं करेंगे। एक और सवाल, चलो एक और खूबसूरत सा सवाल आपकी तरफ रख रहा हूं, दीजिएगा जवाब। संख्या 3 की घात 99
-3 की घात 50 के इकाई के स्थानों का अंक क्या है? अगर 3 की पावर 99 किया जाए और 3 की घात 50 किया जाए, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, ये आपको बताना है। अनअकैडमी कैलेंडर हो गया, दोबारा करा देंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, हम दोबारा करा देंगे, चिंता की कोई बात ना रखें, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं ABCD के रूप में। चलो समझते हैं, मैं बता देता हूं कैसे करते हैं इन सवालों को, यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। देखो, हम इस पावर को 4 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। जैसे 3 की पावर जो 4 से कट जाए एक तरफ रख दो, 96 जो वो 4 से कट जाता है, बचा हुआ एक तरफ रख लो। ऐसे यहाँ देखें, 3 की पावर 50 है तो 50 को देखिए 3 4 से कटने वाली संख्या कितनी होती है, आपने कहा 48, बचा हुआ एक तरफ रख दो। तो एक तरफ 4 से कटने वाली पावर रख लो, एक तरफ बिना कटने वाली जो बच जाए। अब किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 या 4 का मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट प्लेस 1 होता है। अब 3 की पावर 3 कर दो 27, ऐसी 3 की पावर 48 कितना हुआ 1 इंटू 9, तो 27 में से 9 घटा दो, दैट इज 8 यूनिट प्लेस। वैसे 18 बचेगा, इकाई का अंक क्या है 8, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट्स 8। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आ रही तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, ऑड की पावर यही होती है, आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको होगी बार बार जब आप सवाल करेंगे। अभी समझ में आया है ना? बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं भाई, अगर आप कहें तो। क्लियर है? एक और सवाल ले लिया जाए। हाँ जी, सब रेडी हैं? चलो एक सवाल और, अच्छा सा सवाल है, देखो कौन करेगा इसको इस बार। ओके, ओके, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। The sum and product of two numbers are 11 and 18 respectively. Then the sum of the reciprocal of these numbers will be what? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। यस, 18/11। ओके, देखो समझो, उसने बोला, मैंने माना दो संख्याएं ए और बी हैं, कि ए और बी है। उसने बोला दो संख्याओं का योग, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना है, आपने कहा 11, इन दोनों की गुणा करता हूं तो 18। क्लियर है? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रम क्या करें, नहीं वो पूछे 1/a प्लस 1/b का वैल्यू क्या है, तो आपने इसका एलसीएम लिया, ए बी आया, ए से ए कटा तो बी प्लस का ए। आप कह सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए बी, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ए प्लस बी अपॉन ए बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने कर दिया, ए प्लस बी कितना 11 और ए बी कितना 18, इट विल बी 11/18। नहीं तो आप इसको यहाँ, अगर आप सवाल जानते हैं तो सीधा यहाँ से भी कर सकते थे कि जब भी दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होता है तो हमेशा आंसर क्या होता है, योग बटे गुणा, ऐसे। तो यानी 11/18 इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपने इसको पहले समझा होगा, पहले पढ़ा होगा। नोट 18/11 नहीं होगा कादम्बिनी, थोड़ा चेंज करिएगा, इट्स 11/18। ओके, बात समझ में आ गई सबको? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होंगी बातें। तो भाई अगर बात समझ में आ गई तो सेशन को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और आगे बढ़ा दो, जिससे कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो पहुंच जाए और आप सभी लोग डेली अच्छी से अच्छी क्लासेस ले पाएं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका जुड़ने का। फिर से हाजिर हो जाऊंगा नेक्स्ट सेशन में इसी समय पर, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।